यहाँ पर लिखा है कि 24 सेबों का क्रय मूल्य 12 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से करते हैं भाई, आपको पता है संख्याओं को पलट देते हैं। तो आपका 12 हो जाएगा क्या क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य हो जाएगा 24। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 24। मतलब जिस चीज़ को आप देखिए, हमने क्या बोला था, संख्याओं को पलट देते हैं। ये संख्याएं हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि 24 सेबों का क्रय मूल्य, मतलब 24 सेब खरीदते हैं जितने में 12 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उतने में 12 बेच देते हैं। तो संख्याओं को पलट देता है, तो ये 12 क्रय मूल्य आ जाएगा और 24 विक्रय मूल्य। 12 वाली चीज को आप 24 में बेच रहे हैं, तो आप बताइए कितने का लाभ हो रहा, 12 का। 12 का लाभ किस पर, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। 12 रुपए का लाभ 12 पर हो रहा है, इंटू क्या कर देंगे 100, यानी कि 100% आएगा कि नहीं। तो 100% के लाभ पर बेच रहे हैं, 100% के लाभ पर। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि 24 का क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 12 का विक्रय मूल्य। तो यहां से आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात तैयार हो जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12 अनुपात कितना हो जाएगा 24। क्रय के बटे में विक्रय आ जाएगा और 12 के बटे में 24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मतलब एक वाली चीज को आप दो में बेच रहे हो, तो सीधा सीधा एक का लाभ हो रहा। एक का लाभ एक पर मतलब 100%, तो 100% का क्या हो रहा बेटा, लाभ हो रहा। किस ऑप्शन में दिया आपको, तो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाना है। आप ये देखिए, अभी हमने जितने भी पेपरों का सॉल्यूशन किया, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो जेल पैरी का हो, चाहे अपन ने एसआई के पेपर का सॉल्यूशन किया हो, ये क्वेश्चन हर सेट में आया हुआ है। हर सेट में ये क्वेश्चन हर सेट में मिल रहा है बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है, एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर कितना 25% का लाभ हो। आपको सीधे सीधे तरीके से बताते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक आदमी के पास 25 प्रति लीटर वाला रसायन है, यानी कि जो रसायन की कीमत है वो 25 रुपए प्रति लीटर है। हमने बोला कि रसायन कितना लिया, तो रसायन तो लिया हमने x लीटर। कितना लिया, x लीटर। पानी उसमें कितना मिलाया, तो आप कहेंगे सर पानी मिलाया उसमें y लीटर। कितना मिलाया, y लीटर। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने x लीटर रसायन लिया और 25 रुपए प्रति लीटर का था, तो आपने कितने रुपए खर्च किए, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य निकल कर आएगा, हमारा क्रय मूल्य निकलेगा आपका भाई x लीटर है, 25 रुपए लीटर के हिसाब से है, तो यानी कि 25x रुपए आपने खर्च किए रसायन पर, यानी कि आपका क्रय मूल्य आ गया। अब आप क्या करते हैं, इस रसायन में 22 लीटर पानी मिला देते हैं। तो जब आपने इसमें क्या किया बेटा, 22 लीटर पानी मिला दिया, तो अब रसायन की मात्रा कितनी हो गई, x प्लस वाई, ये टोटल लीटर हो गया। और आप इसको बेच कितने में रहे, 20 रुपए प्रति लीटर में, यानी कि आपने x प्लस वाई लीटर टोटल कितने का बेचा, 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये टोटल लीटर है और आप 20 के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया। तो ये क्या चीज है, ये विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या निकल आया, विक्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 20 रुपए प्रति लीटर पर बेचने पर, कब, जब उसमें पानी मिला दिया जाता है, तो 25% का लाभ होता है। तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो यदि हम क्या करें, यहाँ पर 25x का 125% निकाल दें, भाई 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 25 अपने आप में 100%, और उस पर 25% का लाभ लेकर आप ऐड करेंगे तो 125% आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर। और विक्रय मूल्य कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 20x प्लस वाई के बराबर। यहां से आप क्या कर लेंगे, आपको क्या बताना है, किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ में मिलाया जाए, यानी कि आपको पानी y का अनुपात किससे निकालना है, x से निकालना है। ये आपको ज्ञात करना है। पानी का अनुपात रसायन से बताना है, तो y अनुपात x आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 25x इंटू 125 मतलब होता है 5/4 बराबर में कितना 20x प्लस कितना y। तो देखिए 5 से तो ये कट गया कितने बार, 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 25x, और ये हो जाएगा 16। 16 का मल्टीप्लाई अंदर, तो 16x प्लस 16y हो जाएगा। अब देखिए आप 25 में से 16 जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9x बराबर 16y। अब आपको अनुपात किसका निकालना है, y का x से। तो y के बटे में आप x लाइए, तो y के बटे में अगर आप x ले जाएंगे
तो 9 के बटे में क्या जाएगा, तो आप कहेंगे सर 16, तो 9 के बटे में क्या हो गया 16, यानी कि y अनुपात x बराबर कितना आ गया 9 अनुपात 16, यानी कि पानी और जो रसायन है उसको आपने किस अनुपात में मिलाया, 9 अनुपात 16 के अनुपात में मिलाया। ये हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 12 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। देखिए जब भी इस तरीके की क्वेश्चन की बात करें तो उसके आपको पहले लॉजिक समझना है कि ये बनता कैसे है। भाई बोलना है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा है, तो हमने बोला कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। समझ लीजिए यहाँ से पहले कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हमने बोला 100 है। अब 20% की हानि पर बेच रहा था, तो 20% की किस पर बेच रहा है भाई, हानि पर, तो कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे सर 80 में। अब बोल रहे हैं कि 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ का मतलब 100 वाली चीज को 110 में बेचा होगा कि नहीं। तो अब आप देखिए कि जो 80 में पहले बेच रहा था उसको 110 में बेच रहा था, तो कितने का फर्क आ गया, यहाँ से 30 रुपए का फर्क आ गया कि नहीं। और 30 100 का क्या है, तो आप कहेंगे सर 30 100 का 30% होता है, तो ये 30% हमें कैसे मिल गया, 20 और 10 को जोड़ने पर भी तो मिल गया कि नहीं। अब ये जो फर्क आ रहा देखिए, पहले विक्रय मूल्य 80 था, अब विक्रय मूल्य 110 है, यानी कि 30 रुपए का फर्क आ रहा। और यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं कि 12 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है, तो मतलब पहले अगर 80 था और अब 110 है, तो जो 30 का डिफरेंस आया वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये 30 का डिफरेंस 12 रुपए के बराबर होगा कि नहीं। भाई पहले 80 में बेच रहा था, अब 110 में, तो 30 रुपए का अंतर आ रहा। और ये बोल रहा है कि अब 12 रुपए अधिक में बेचता है, मतलब अब 110 में बेचता है, पहले 80 में बेचता था, तो अभी 30 ज्यादा में बेचता है, तो 30 बराबर 112 के, तो 1 बराबर 112 बटे 30 के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे सर 100 की वैल्यू निकालनी है। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0, 3 से, ये 112 नहीं 12 था, सॉरी 4 बार कट जाएगा, तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल आएगा, तो आप कहेंगे सर 40 क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो आप कंक्लूजन जो निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो कंक्लूजन देखिए, आप जो कंक्लूजन की हम बात कर रहे थे वो कंक्लूजन देखिए कि 20% की पहले हानि हो रही थी और अब 10% का लाभ हो रहा। कब, जब आपने 12 रुपए अधिक में बेचा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु ने जब 12 रुपए अधिक में आप बेचते हैं, उस वस्तु को यदि आप 12 रुपए अधिक में बेचते हैं, तो 20% की जो हानि थी वो 10% के लाभ में कन्वर्ट हो गई। यानी कि 12 रुपए ने आपको क्या कराया, 20% की हानि तो कवर कराई दी, प्लस आपको 10% का लाभ भी दे दिया। तो टोटल आपको कितना दे दिया उस 12 रुपए ने, 30% दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के क्रय मूल्य का 30% किसके बराबर, 12 के बराबर। 1% किसके बराबर, तो 12 बटे 30 के बराबर। तो 100% उस वस्तु की कीमत होगी, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 बार कैंसिल, 10 का गुणा 4 से करेंगे तो 40 रुपए। तो केवल आपको इस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात, इस तरीके से आप पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% बताइए। कैसे करेंगे, हमने बताया था कोई संख्या मान लीजिए आप x, उसका आधा मतलब 1/2, उसका 5वां हिस्सा यानी कि 1/5, वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो यहाँ से संख्या निकल आएगी कितनी, तो आप कहेंगे 20 × 2 × 5, ये संख्या आ गई। अब इस संख्या का 20% निकालना है। 20% मतलब आप कहेंगे सर 1/5। बेटा 20% जो होता है ना, उसका मतलब होता है 20/100। परसेंट हटाते हैं तो 100, 20 पान कितना 100, तो यानी कि 1/5। तो 20% का फ्रैक्शनल फॉर्म लिख दिया हमने 1/5। देखिए मल्टीप्लाई करके कोई मतलब नहीं है, आप फालतू अपना समय गवाएंगे संख्या निकालना, क्योंकि संख्या तो पूछा ही नहीं गया है, आपसे संख्या का 20% पूछा। तो हमने माना कि संख्या x है, उसका आधा का 1/5 हिस्सा 20 के बराबर है, तो उसका आधा, उसका 1/5 20 के बराबर कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकली 20 × 2 × 5, ये सब कहाँ पहुँच गया, आपका मल्टीप्लाई में पहुँच गया। ठीक, तो अब देखिए आपको इसका 20% निकालना है, यानी कि 1/5, तो 1/5 कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो उसका 20% कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 40। तो ये संख्या का कितना है, तो ये संख्या का 20% आ गया, किसके बराबर, 40 के बराबर।
किस ऑप्शन में दिया है आपको? तो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य को करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है? देखिए अगर दो व्यक्ति अलग अलग दिनों में किसी काम को कर सकते हैं और उन्हें काम के लिए कुल 30,000 रुपये लिए, तो उसमें ये पैसे को कैसे बांटेंगे? ये पैसे को अपनी क्षमता के हिसाब से बांटेंगे। मतलब जिस व्यक्ति की क्षमता काम करने की ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी, तो ज़्यादा क्षमता वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम क्षमता वाले को कम पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ए कितने दिन में काम को करता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 15 दिन में करता है। ठीक है, डायरेक्ट करिए इस क्वेश्चन को। बी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 10 दिन में करता है। तो ध्यान रखना, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इनके दिनों का अनुपात बना रहे हैं। तो दिनों का अनुपात क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 15:10। तो ये किसका अनुपात है, तो आप कहेंगे सर 5 × 15, 5 × 2 = 10। ये किसका अनुपात है, तो इनके दिनों का अनुपात है। तो जो दिन के अनुपात का उल्टा होता है वो क्षमताओं का अनुपात कहलाता है। तो ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी की क्षमता का अनुपात 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये किसका अनुपात है, क्षमता का अनुपात है। ध्यान रखना, दो व्यक्ति अगर समान कार्य को करते हैं तो उनके दिनों के अनुपात का प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल उनकी क्षमताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं बेटा कि ए को 2 यूनिट का पैसा मिलेगा तो बी को 3 यूनिट का पैसा मिलेगा, यानी कि टोटल उनको 5 यूनिट का पैसा मिलेगा और वो कितना है, 30,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 6,000 के बराबर। आपको बताना क्या है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 12,000 के बराबर। यानी कि ए को कितना मिलेगा उस 30,000 में से, तो 12,000 रुपये मिलेगा। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका शायद टाइम एंड वर्क से ही है। बिल्कुल, ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला काम को 8 दिनों में, बी अकेला काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वो लोग 4 दिन में काम खत्म करते हैं, तो कुल राशि में सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए हम क्या करें, अगर हम ए, बी और सी की तीनों की क्षमताएं निकाल लें तो उनकी क्षमताओं के हिसाब से हम उनमें पैसा भी बांट सकते हैं। तो हमें सी की क्षमता निकालनी है और सी की क्षमता का हम पैसा निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले देखिए ए कितने दिन में काम को करता है, तो आप कहेंगे सर 8 दिन में। ए 8 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 12 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 4 दिन में। क्वेश्चन में लिखा है कि सी की सहायता से वे लोग 4 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। इसका मतलब जब ए और बी और सी तीनों काम करते हैं तो 4 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब तीनों की क्षमताएं चाहिए, तो आपको 8, 12 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये 24 आएगा। तो 24 क्या निकल आया, वर्ग निकल आया। आप जानते हैं कि ए अगर किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो इनके जो दिन दिए रहते हैं उनका एलसीएम कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने कार्य निकाल लिया। अब कार्य को यदि हम ए के दिनों से भाग दें तो ए की क्षमता आ जाएगी, यानी कि ए की क्षमता कितनी है, 3। बी 12 दिन में 24 करता है तो 1 दिन में 2 करेगा। 1 दिन में बी कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 2। और ए बी सी 4 दिन में 24 करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, 6। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं बेटा यहाँ से कि इन तीनों की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट। तो इनको 6 यूनिट का कितना पैसा दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर 4500 रुपये 6 यूनिट कार्य करने का। क्योंकि ए की क्षमता 3 है, बी की 2 है, लेकिन ए बी सी तीनों की कितनी है, 6 है। तो इनको 6 यूनिट का काम करने का 4500 रुपये दिया जाता है। तो 1 यूनिट का पैसा कितना दिया जाएगा, तो आप 6 से भाग लगा दीजिए, 6 7 42, 3 बचेगा, 6 5 30, यानी कि 750 रुपये 1 यूनिट का पैसा दिया जाएगा। अब आप देखिए हमें किसको पैसा दिलाना है, सी को। तो सी की क्षमता पता होनी चाहिए। ए कितना करता है, 3, बी कितना करता है, 2 और ए बी सी कितना करते हैं, 6। तो इसका मतलब सी कितना करता होगा, तो आप कहेंगे सर सी की क्षमता 1 यूनिट की है। भाई ए बी सी मिलकर तीनों 6 यूनिट काम करते हैं। ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 2, तो 5 हो गया। तो इस 6 में 1 यूनिट क्षमता किसकी है, सी की है। और 1 यूनिट की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी, कितनी,
750। तो सी को उसमें कितना पैसा मिलेगा 4500 में से 750। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, ये भी देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मतलब 3 लगातार क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क के आए हैं। ये 31 अक्टूबर 2017 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। 3 लगातार क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, ठीक है। चलिए, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में और ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला कितने दिन में करेगा, काम निकाल लीजिए, बी की क्षमता निकाल लीजिए, तो बी का पता चल जाएगा कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 12 दिन में। ए और बी कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर 8 दिन में। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। यानी कि ए 2 यूनिट काम करता है जबकि ए और बी 3, तो बी कितना करता होगा, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट। भाई ए और बी की क्षमता कितनी है 3 और ए की क्षमता कितनी है 2, तो इसका मतलब बी कितना करता है 1 यूनिट काम करता है। तो कितने दिन में करेगा 24, तो दिन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कार्य बटे क्षमता। कार्य और क्षमता का जो अनुपात होता है वो दिन के बराबर होता है। तो कार्य है 24 और क्षमता है बी की 1, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 24 दिन। तो बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में कर लेगा। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको 24, तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। कहने का मतलब बेटा ये है कि एक तार से हमने क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 484 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसी तार को लेकर हम क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है कि ये कितनी जगह घेरेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो जब बता पाएंगे आप जब आपको उसकी त्रिज्या पता होगी, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त की त्रिज्या का पता होना बहुत जरूरी है। अभी कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने कल या परसों आपको एक पेपर सॉल्व करवाया था। उस पेपर में हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सुन लीजिए। जब एक तार को आपने लेकर किसके रूप में परिवर्तित किया, वर्ग के रूप में, और जब उसी तार से आप क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं, तो वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होता है। इस केस में क्या होता है, वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो जब एक तार से आप वृत्त बनाते हैं और उसी तार से आपने वर्ग बना रखा है, तो आप कहेंगे सर जो यहाँ पर परिमाप होगा किसका, तो आप कहेंगे वर्ग का परिमाप। किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि के बराबर। अब वृत्त की परिधि होती है तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर। वर्ग का परिमाप होता है 4a। अब आपको r चाहिए क्योंकि आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप इसी रिलेशन से क्या निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, a की वैल्यू होनी चाहिए। a कैसे आएगा, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है, क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 484 दिया है। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि 484। तो a बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 484। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 22। अगर ये a की वैल्यू में यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी। तो भाई रख दीजिए यहाँ पर 4 × 22 यानी कि 4 × 22 बराबर में हो जाएगा 2। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो देखिए यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14। r की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 14 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल उस तार से बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छा कंक्लूजन बताने वाले हैं आपको 2 चीजों का, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 14 थी, 17 लिख दी, बाई मिस्टेक बेटा, 7 दूनी 14 होगा। चलिए ये यहाँ पर कितना कर लीजिए, इसको 14 कर लीजिए। तो यहाँ पर आप कितना रख देंगे, 14। तो ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर।
तो आप यहाँ लिखेंगे 22 बटे में कितना 7 इंटू में 14 इंटू में कितना 14। तो देखिए 7 दूनी तो हो गया 14 और 14 दूनी 28 और 28 इंटू क्या करना है आपको 22। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 616 मिलेगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। निष्कर्ष क्या है वो निष्कर्ष समझ लीजिए। तो आपका आंसर तो क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो गया। अब निष्कर्ष समझ लीजिए कि जब आपके पास एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये हमेशा के लिए याद रखना कि जब वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, बहुत मदद मिलेगी आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में दियो तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगर वृत्त की त्रिज्या आपको दी है 14 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो रिजल्ट आप याद रखना। जैसे कि आपके पास ये 14 आ गई थी तो आपको कैलकुलेशन का जो समय है वो बच जाता। अगर आपको ये चीज पहले पता होती, अगर आपको ये जानकारी होती कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होता है, अगर ये पता होता कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, इसके आगे नहीं करना पड़ता। त्रिज्या 14 आ गई, आंसर हम 616 पर टिक कर देते। तो आपको दो रिजल्ट याद रखने हैं, क्या क्या, कि त्रिज्या अगर 7 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 154 होगा, और त्रिज्या कितनी है 14 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 616 होगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करिए कितनी होगी। आप एक चीज बताइए, आपके पास 20 रुपए, आपके भाई के पास 25 रुपए, कितने का अंतर, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए का अंतर। आपके पास 20 रुपए, आपके भाई के पास 25 रुपए, कितने रुपए का अंतर, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए का अंतर। आप दोनों बाजार में गए, आपके भाई ने 3 रुपए खर्च किए, आपने भी 3 रुपए खर्च किए, भाई के पास कितने बचे, तो आप कहेंगे 17, आपके पास कितने बचे, तो आप कहेंगे 22, कितने का अंतर, तो आप कहेंगे फिर भी 5 रुपए का अंतर। तो यहां से एक बात समझिए कि जब दो संख्याओं में समान कमी की जाती है या समान वृद्धि की जाए तो उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। जैसे हमारे पास मान के चलिए 100 रुपए हैं, भाई के पास 200 रुपए हैं, उनमें कितने का अंतर है, 100 रुपए का अंतर है। हमको 100 रुपए और मिल गए, 200 हो गए, और भाई को भी 100 मिल गए तो 300 हो गए, तो फिर भी कितने का अंतर, 100 का अंतर। यानी कि समान संख्या की यदि आप दो संख्याओं में वृद्धि करते हैं और समान संख्या की कमी करते हैं दो संख्याओं में, तो उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। अगर समान रहता है, इक्वल रहता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए पहले केस में अनुपात कितना था, तो आप कहेंगे सर 3:5 था, और बाद में कितना हो गया अनुपात, तो आप कहेंगे सर 12:23 हो गया। अब थोड़ा सा अंतर देखिए इनके बीच में, 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर, आप कहेंगे 2 का। 12 और 23 के बीच में कितने का अंतर, तो आप कहेंगे सर 11 का। तो ये पॉसिबल है क्या, आपने दोनों संख्याओं में से क्या घटाया, आपने दोनों में से तो भाई 9 घटाया ना। तो जब दोनों संख्याओं में से आप समान संख्या घटा रहे तो उनके बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान। तो समान करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 11 का मल्टीप्लाई इस वाले अनुपात में कर देंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले अनुपात में कर देंगे, और ये चेंज हो जाएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, अनुपात कितना हो जाएगा 55। ठीक, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24, अनुपात कितना, तो ये 46, कितना 46। अब बताइए 33 से संख्या 24 हो गई तो कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 9 यूनिट की कमी हुई। 55 से संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई, तो कितने की कमी हुई, 9 यूनिट की कमी हुई। यानी कि प्रत्येक संख्या में 9 यूनिट की कमी हो रही, और इन्होंने कितना बोला कि 9 घटाया। अगर ये 18 घटाने की बात करते तो हम 9 यूनिट को 18 के बराबर करते, यहाँ 9 यूनिट 9 के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 9 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है तो उन्होंने पूछा है तो छोटी संख्या कौन सी है, तो बताइए 33 यूनिट की वैल्यू 33 के बराबर। तो यानी कि छोटी संख्या कितनी है, 33 है। तो ये आपकी क्या आ गई, छोटी संख्या आ गई। ये क्या आ गई आपके पास, छोटी संख्या आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है 33, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर है।
तो इस प्रकार देखिए हमारे 31 अक्टूबर 2017 का जो आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर था, इसके ओवरऑल हमने कितने क्वेश्चनों को डिस्कस किया आज? टोटल 25 क्वेश्चनों को डिस्कस किया, ठीक है ना। आपने देखा सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे? इजी लेवल के थे। कुछ एक आध क्वेश्चन अगर आपको मॉडरेट लेवल के लगे हों तो लग सकते हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करिए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको ईजी बनाना है। चलिए, ये तो हमारे पेपर के सॉल्यूशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपने ऑफिशियल ऐप की। यदि बेटा आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर स्टडी अड्डा टाइप करें और आपको इस टाइप का जो लोगो दिखेगा इसको आपको इंस्टॉल करना है। फायदे बहुत ज़्यादा है इस ऐप के, आपको बता दें। आप इस ऐप के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्लस एकेडमिक की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर, सॉल्व पेपर्स विद PDF अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और अगर आप कोई पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसी वाक्य के साथ में आज की क्लास को हम विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।